अबॉर्शन राइट्स मतलब कि आप बच्चे को गिरवा सकते हो बिफोर दैट बच्चा कम्स इनटू लाइफ, ठीक है। तो एमटीपी एक्ट उस चीज को बताता है कब से कब तक आप उस बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हो। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि अबॉर्ट कराने की बात तब आएगी ना जब सच में हमें सर्कमस्टांसेस यूज वैसे लगेंगे, बट यहाँ एवरेज बिलो एवरेज इंटेलिजेंस कोई रीजन नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता कि हम बेबी को अबॉर्ट करा दें, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कैसे उसकी इंटेलिजेंस को हमने जज करा कि वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी। हर गार्जियन वांटेड अबॉर्शन साइटिंग मेंटल इनकैपेसिटी। अब पॉलिटिक्स इस चीज में होगी कि जो भी उसके पापा होंगे जो भी होंगे उनको, उसकी शादी नहीं हुई थी एक्चुअली, वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी बट शादी नहीं हुई थी एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। तो उसके पापा चाह रहे होंगे कि मेंटल इनकैपेसिटी बोल के अबॉर्शन हो जाए, लाइफ बिगड़ जाएगी, उसका ऐसा होगा ये होगा। बट इवेंचुअली जो गाय था शायद उसने अग्री कर लिया था कि हाँ वो शादी करेगा। तो कोर्ट ऐसा कहता है कि डिसीजन लाइज विद द वुमेन अनलेस मेडिकल डेंजर एग्जिस्ट। अब ये जो तुमको लाइन दिख रही है ना, मेडिकल डेंजर एग्जिस्ट, दिस रिलेट्स टू दिस एक्ट विच इज एमटीपी एक्ट। यहाँ पे एमटीपी एक्ट में हम ये बात करते हैं कि कब कब वुमेन की लाइफ डेंजर में हो सकती है अगर बेबी बॉर्न होता है या बेबी कंसीव्ड में कंटिन्यूएशन में रहता है तो, ठीक है। Now what to remember, right to bodily autonomy exists even for people with reduced intellectual ability. Termination allowed only under legally prescribed grounds. ये कहाँ पे आ गया, एमटीपी एक्ट में आ गया, which also states कि 24 वीक्स तक ही आप अबॉर्ट करा सकते हो बेबी को, उसके अलावा नहीं करा सकते हो। बहुत कुछ स्पेशलाइज सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी करा सकते हो। ओके, नाउ ये राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, कोई सोच सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल होगा? एनीबडी हु वुड वांट टू गिव अ गेस? आर्टिकल 21। यस, करेक्ट संकेत, दिस इज आर्टिकल 21 because article 21, right, everybody correct, 21 talks about human dignity, personal liberty में हम bodily autonomy की बात करते हैं। Moving ahead, we have political heat does not equal to reason to transfer trial. अब मान लो एक एमएलए एमपी या कोई भी है, उसकी पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसका कोई केस है, उसी के होम ग्राउंड में, उसी की कोर्ट में चल रहा है। सो जो डिफेंडेंट पार्टी रहती है, जो अदर पार्टी रहती है, वो कहती है कि भाई ये गलत बात है, इसका कोर्ट इसी के घर पे चल रहा है, तो जज को ये मैनिपुलेट कर सकता है ना, रिश्वत दे सकता है, उसके ड्राइवर हो सकता है, उसका जो कुक हो उसके घर पे भी कुक हो, सेम कुक हो, वो पैसे भिजवा सकता है। तो इसके लिए सामने वाली पार्टी क्या कहती है कि आप कोर्ट वो केस को ना ट्रांसफर कर दो, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। सो सुप्रीम कोर्ट कम्स इन टू पिक्चर। ये केस उनके बारे में है, सॉरी ये केस प्रोनाउंस करा है जस्टिस एसके ओका और एके ओका जो हु रिसेंटली गॉट रिटायर्ड एज वेल, उनका ये जजमेंट रहा है। उन्होंने कहा कि यार तुम ये देखो, जुडिशरी के पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो वो ये सोच के आता है कि जुडिशरी निष्पक्ष रहेगी, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड ऑफ हिंदी, कि वो एकदम ऐसे रहेगी कि वो सही डिसीजन देगी। अब मैं केस सिर्फ इसीलिए ट्रांसफर कर दूं कि पॉसिबली करप्शन हो सकता है, तो बाकी जगहों पे क्या सिचुएशन जाएगी? संकेत और दक्ष के बीच कोई केस हो जाता है और ये अपने होम ग्राउंड में ही उसको लेके जाते हैं, ठीक है, कि हम अपने जुरिसडिक्शनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं। दक्ष कह रहा है कि नो, संकेत माइट बी रॉन्ग, द जज माइट बी इन हिज फेवर बिकॉज इट्स होम ग्राउंड। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा करने लग गए तो फिर तो केसेस ऐसे ऐसे चलेंगे। कश्मीर का कन्याकुमारी में चलेगा, कन्याकुमारी का कहीं और चलेगा, नागालैंड का गुजरात में चलेगा। वुड दैट वर्क? No, that wouldn't work. And for the same reason, there's a provision when you get applied as a judge or as a administrator कि आप अपने home ground में ही administrator या judge नहीं बनते, आसपास बनते हो, जहाँ पे आप हो, जहाँ आपका जन्म स्थान है, कर्म भूमि है, वहां आपको कोशिश करते हैं कि ना मिले ग्राउंड। Like Daksh, can you just put your hand down? It's been raised, right? All right, कोई बात नहीं। So this case was Rajendra Bharati versus state. So MLA claimed bias due to state control. उसने बोला कि state control आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि केस ट्रांसफर हो जाए। कोर्ट ने बोला मजाक है क्या, कभी भी आओगे कभी भी जाओगे, आ गया है केस तो अब सॉल्व करेंगे। जुडिशरीज क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, तुम ऐसे ही नहीं कर सकते कि अरे ट्रांसफर हो जाओ, ये करा दो, केस करा दो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अस, हम इतने हैं, हम में अकल है कि हमें पता हो कहाँ पे क्या जजमेंट देना है। So you have to remember judicial independence is presumed unless there's no concrete proof of bias. एक चीज देखी होगी, Indian judiciary system works on innocent until proven guilty, ठीक है, आप innocent हो जब तक आपका गिल्ट प्रूफ ना हो जाए। तो जुडिशरी को लेके भी दिस कंसेप्शन गोज ऑन दैट
जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट अनलेस वी हैव अ कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ बायस. जब तक हम प्रूफ ना कर दें कि बायस हुई है, तब तक हमें जुडिशरी पे अंधा विश्वास देना. यू हैव सीन दैट लेडी, आंखों पे पट्टी, हाथ में किताब, इधर पे लाइट. Now that lady has been changed by D.Y. Chandrachud. Yes, Chirag, what do you want to say? हाँ दीदी, जैसे आप कह रहे कि जुडिशरी में इनोसेंट मतलब गवाह होने चाहिए तो वो हो जाता है. तो दीदी एक छोटा सा दीदी मस्ट भी मतलब रेप केसेस में तो मतलब बेल क्यों दे देता है जज? जैसे कि रिसेंट में बेंगलुरु में रेप मतलब 7 रेप मतलब रेप रेप विक्टिम को मतलब बेल में लगाई थी, नहीं कि कोर्ट ने बेल दे दी थी. अरे क्या कह रहे हैं. तो क्यों दे दी बेल? हाँ बेल क्यों दे दी अभी तो फिर बेल, वो ठीक है, मतलब बेल के लिए ना हम जाएंगे सेक्शन 430 से 440 के अराउंड है सीआरपीसी में, बीएनएसएस का आई डोंट रिमेम्बर, उसमें ग्राउंड्स हैं बेल के. तो अभी तुमको बस 2 साल रुकना पड़ेगा वो जजमेंट तक, सॉरी वो जजमेंट समझने के लिए. यू स्टडी सीआरपीसी थ्रू दैट व्हिच आई जस्ट मेंशन की कंटेंट को मिनिमाइज करना है. टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ क्रक्स, बिकॉज आई हैव स्टडीड सीआरपीसी, बेल के बहुत ग्राउंड्स होते हैं. कभी कभी अगर इमीडिएट थ्रेट मिल रहा होता है विक्टिम को तो नहीं रिलीज करते हैं उसको. हो सकता है वहां रेप एकदम प्रूफ नहीं हुआ हो कि हाँ सच में हुआ हो सकता है क्रेडिबिलिटी स्टेक पे हो कि नहीं अभी भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं हुआ हो. और अगर हुआ भी होता है, पूरे एविडेंसेस मिले नहीं होते हैं तो छोड़ देते हैं. 5-6 कंडीशंस होती हैं कि आप प्रॉमिस करो आप सिटी से दूर नहीं जाओगे, आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको हर हफ्ते कोर्ट में आके साइन करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर ये अलाउंसेस हो जाती हैं तो आप आके वहां पे बेल ग्रांट हो जाती है आपको. सो टू जस्ट सम इट अप व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है. ऑलराइट. अब फोरम शॉपिंग का मतलब क्या होता है मैंने अभी तक समझाया नहीं था दिव्यांशी, डोंट वरी. फोरम शॉपिंग का मतलब, शॉपिंग कितने कितने लोगों ने आज तक करी है? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी पीपल हैव शॉप्ड टिल नाउ? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, कुछ भी शॉपिंग. ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट 60+ पीपल हु हैव शॉप्ड. इट्स गुड टू नो दैट यू गाइस शॉप. कहाँ कहाँ से शॉपिंग करी है बताओ? मिंत्रा, अमेजोन, नाइकी, एडिडास, अपने मॉल से, पास के लोकल शॉप से, चांदनी चौक, मीशो. राइट राइट राइट. चलो बढ़िया. तो तुम लोग अच्छी खासी शॉपिंग भी करते हो, राइट? एकदम जेंजी की शूज ऐसे होना चाहिए, पैंट टाइट नहीं होने चाहिए, दे हैव टू बी ढीला ढूला. बैगी क्लोथ्स आजकल फैशन में है, इन है, राइट? अच्छी खासी शॉपिंग करते हो. व्हेन यू आर शॉपिंग, किसी ने बेवकूफ.com से भी करी, शाबाश. ठीक है. सो व्हेन यू आर शॉपिंग, द फोरम इज अनलिमिटेड, यू कैन शॉप एनीवेयर. बस now I got it. But when you go into the court, you can't shop कि भाई साहब मेरे को ये चाहिए मेरी फाइल पे, भाई साहब मेरे को ये सेक्शन चाहिए, ये मेरे को इतने में ही जमेगा, आप मानो तो 100 ही दूंगा, 200 नहीं दूंगा, इतनी बार्गेनिंग. दैट इज फोरम शॉपिंग. फोरम इज व्हाट? फोरम इज द प्लेस यू आर गेटिंग फॉर जस्टिस. मतलब यहाँ पे फोरम कुछ भी हो सकता है, वो पेडिस्टल हो सकता है, वो ग्राउंड हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कुछ भी हो सकता है. तो फोरम हम उस इंस्टीट्यूशन को समझ रहे हैं. तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि तुम शॉपिंग करने मत आया करो कि प्लीज प्लीज जज जी आप प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए. दैट इज नॉट राइट. नो, आप शॉपिंग करने थोड़ी आए हो कि बार्गेनिंग करनी. एवरीबडी कैन यू पुट योर हैंड्स डाउन प्लीज इफ यू हैव नो क्वेश्चंस. ठीक है. तो कोर्ट सेज कि फोरम शॉपिंग नहीं अलाउड है, फेयर लिटिगेशन होनी चाहिए. ठीक है. नाउ we move on to the next case if that might have been understood. Interfaith marriage is not equal to loss of HUF property rights. If you are a Hindu, you might understand कि शादी के बाद भी a woman has equal right to the property of her father. Okay, and शादी के पहले तो she has that right. We got this understanding from this amendment. ठीक है. 2005 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसने को पार्सनरी राइट्स दी थी वुमेन को. को पार्सनरी मतलब को से क्या समझोगे? इफ यू हैव रेड वर्ड पावर मेड इजी, को का मतलब एडेड ऑन, ऑथर, को ऑथर, ऐसे. ठीक है. विथ होता है. राइट, एग्जैक्टली. सो 2005 में कोर्ट ने ये कहा था दैट अंडर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें विमेन के पास इक्वल राइट होती है इवन आफ्टर शी इज मैरिड कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी में हक जता सके. अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट रूल दैट अ हिंदू वुमेन मैरिंग अ मुस्लिम मैन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हर रिलीजन एंड हेंस शी कैन स्टिल क्लेम HUF प्रॉपर्टी राइट्स. इसका मतलब ये होता है
अगर किसी हिंदू वुमेन ने मुस्लिम मेल से शादी कर ली तो वो मुस्लिम नहीं बन जाती है। इस कंसेप्शन को ब्रेक करो। ओके, एक हिंदू ने मुस्लिम से शादी करी तो उनका रिलीजन नहीं चेंज हो जाता है, वो बस शादी उस रिलीजन में कर रही है। रिलीजन चेंज करने की भी अलग प्रक्रिया होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी होता है, ये भी होता है, आप जिससे रिलीजन पूरा चेंज कर। यस दीक्षा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एंड शिवानी? ओके, तो रिलीजन चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है, सॉरी, मैरिज करने का मतलब इंटरफेथ ये मतलब नहीं होता है कि आपने रिलीजन ही चेंज कर लिया है। और अगर कर भी लिया होता है तो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कब आपका को पार्सनरी राइट्स हट रहे हैं या नहीं हट रहे। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि भाई उसने अपने धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर ली, दैट डजंट मीन कि आप उसे प्रॉपर्टी से निकाल दोगे, उतना आगे तक आप नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 देखते हैं, और ये केस था डॉक्टर पुष्पलता वर्सेस रामदास HUF। अब marriage does not alter religious identity automatically. Conversion must be voluntary, deliberate, and probable. Daughters have equal inheritance right under HUF आफ्टर 2005। 2005 के पहले ऐसा नहीं था। मुस्लिम लॉ में ऑपोजिट होता है, यस, बट इट्स वेरी 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 डिस्क्रिप्टिव, पूरी तरह से नहीं हटाते हैं मुस्लिम लॉ में भी, उसमें भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ नो लाइबिलिटी फॉर डायरेक्टर्स हु रिजाइन बिफोर चेक बाउंस। अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हें और तुम्हारी बहन को, ओके, यू एंड योर सिबलिंग अगर बोला जाए, मम्मी पापा ने बोला कि घर संभाल के रखना, ठीक है, तुमने मम्मी पापा फिर बाहर चले गए, मंदिर गए, किसी रिलेटिव के घर गए, मिलने गए, नाउ यू एंड योर सिस्टर हैव दैट लाइबिलिटी कि तुमको घर को संभाल के रखना। अब तुमने मम्मी पापा से बोला, बीइंग द एल्डर सिबलिंग, कि मैं घर तब तक संभालूंगा जब तक मैं घर में हूँ, द मोमेंट आई लीव द हाउस मेरे ऊपर नई टेंशन आनी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, वो मेरी बहन का काम है। अब तुम घर से जाते हो, हम एकदम रियलिटी चेक पे नहीं आएंगे कि तुम लोग अपना रोना धोना स्टार्ट कर दो कि मैं तो बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं तो बड़ी बहन हूँ, वहां तक नहीं जाएंगे। बट जस्ट अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, घर में छोटा भाई छोटी बहन जो भी हंगामा धमाल या जो भी मस्ती करते हैं और घर का हाल बिगाड़ देते हैं, क्या वो तुम्हारी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी? समझ आया मेरा क्वेश्चन? यस, नो? Okay, I'll repeat it. Just understand. Your parents are going out to meet a relative. Okay, they said we'll be back in 6 hours. Until then, घर का ध्यान रखो. You are the elder sibling and you have a younger sibling. You told your parents that I will take care of the house until I am in the house. The moment I step out, the responsibility transfers to my younger sibling. ठीक है? 6 घंटे मम्मी पापा घर से बाहर है, 3 घंटे तक तुम घर में रहे बड़े भाई बहन होने के नाते कि अपने छोटे भाई बहन को मैं काबू में रखूंगा, संभाल के रखूंगा, बार बार पानी ला खाना बना ये सब बोलते रहूंगा। 3 घंटे बाद तुम घर से बाहर गए, बाकी के 3 घंटे उस भाई बहन ने खूब मस्ती कर दी, पर्दे तोड़ दिए, टीवी फोड़ दी, दोस्तों को बुला लिया, पूरी पार्टी कर दी, सब कुछ एकदम फैलारा पड़ा दिया उसने। अब मम्मी पापा आते हैं और बोलते हैं तुम बड़े भाई बहन हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमको घर संभाल के रखना था, तुमने क्यों नहीं रखा? तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि भाई मैं तो 3 घंटे बाद चले गया था, ये सब तो मेरे जाने के बाद हुआ? बोल सकते हो ना? माना नहीं जाएगा, लपड़ तभी भी पड़ेंगे, बट बोल तो सकते हो ना? यस। सो अब हम इस केस को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एक चेक बाउंस का केस होता है, दिस इज सेक्शन 139 138 NI एक्ट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होता है। इसमें चेक बाउंस के केसेस को हम डिस्कस करते हैं। चेक डिसऑनर अगर हो जाता है ना, क्रिमिनल ऑफेंस होता है, आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि SC रूल दैट अ रिजाइन डायरेक्टर इज नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट इफ द चेक वाज इशूड आफ्टर देयर रेजिग्नेशन। मतलब कि अगर उनने रिजाइन कर दिया है और नेक्स्ट डे दूसरे डायरेक्टर ने चेक वहां पे साइन करा और वो बाउंस हो जाता है, तो भाई बड़े भाई की क्या गलती है? वो तो रिजाइन करके चला गया ना, बाउंस कब हुआ चेक? उनके जाने के बाद हुआ, तो उनपे लाइबिलिटी आनी चाहिए कि नहीं? नहीं। जब वो रिजाइन करके जा रहे हैं, वो तो अपनी पूरी सिचुएशन बता के जा रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, खत्म, मेरा इस कंपनी से पूरी कनेक्शन टूट जाती है, अब मैं लाइबल नहीं रहूंगा। पर पता चलता है कंपनी इतनी स्मार्ट, NI स्टैंड्स फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो
सॉरी दूसरा डायरेक्टर इतना स्मार्ट निकलता है कि वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं पुराने डायरेक्टर को वापस घसीटूंगा, इस केस में प्रॉब्लम आएगी। तो कोर्ट कहता है डायरेक्टर मस्ट बी इन चार्ज एट द टाइम ऑफ इशुएंस टू बी लाइबल। ठीक है, क्या वो यहाँ पे इंचार्ज था? नहीं था, उसने रिजाइन कर दिया था, तो वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टर, अरे यार तुम लोग एकदम ही डिटेल में चले जाते हो, हु इज अ डायरेक्टर, हु इज दैट डायरेक्टर, कंपनी का वो कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। चेक डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो जाता है। तुमने दिया 5 लाख का केस, ठीक है, 5 लाख का तुमने चेक साइन कर दिया एज अ डायरेक्टर कि सामने वाली कंपनी को चिराग इज द डायरेक्टर। ओके चिराग, प्लीज टेल व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अ डायरेक्टर। दीदी वो नहीं पता, मतलब पूछा तो हु इज द डायरेक्टर, तो आई एम अ डायरेक्टर। क्यों, तुम नेपोटिज्म से आए हो क्या? नहीं नहीं, आपने नहीं, आपने पूछा ना, इसे एग्जांपल देना है किसी का, सो आई एम अ डायरेक्टर। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं मस्ती कर रही थी। ठीक है, सो मैं क्या बता रही थी, आई फॉरगॉट व्हाट वाज आई टेलिंग। चेक डिसऑनर। हाँ, चेक डिसऑनर, राइट, सॉरी। तो चेक डिसऑनर, जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने 5 लाख का केस अजय के नाम पे, 5 लाख का चेक अजय के नाम पे साइन कर दिया कि लो भाई तुम्हारी पेमेंट 5 लाख की हो रही है। द मोमेंट अजय गेट्स द चेक, वो जाता है सीधे क्या बोलते हैं बैंक में, कहता है ये चेक को मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, इनके अकाउंट से निकलेंगे। पता चलता है मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 5 रुपए थे, पर मैंने 5 लाख का चेक साइन कर दिया था। तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। बॉल बाउंस कैसे होती है? टिप्पा खा के उठ जाती है ना, कि वो रुकती नहीं है वहां पे, स्टे नहीं करती, सेम फ्लो में नहीं जाती। दिस हैपेंड। तो क्या अजय के अकाउंट में 5 लाख रुपए आ पाएंगे? अब उसको तो सख्त जरूरत थी, नहीं आ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये किसकी लाइबिलिटी हो जाएगी? मेरी। कि भाई मेरे को अपना बैंक बैलेंस गूगल पे खोलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि 5 ही रुपए बचे हैं, मैंने किस हिगड़ी में आके 5 लाख रुपए उसको दे दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, सो आप कितने 2 साल तक जा सकते हो, फाइन अप टू डबल द चेक अमाउंट और बोथ। कितना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आई होप इट्स क्लियर। Next, this is very interesting. Burial rights clash leads to a SC split wording. Burial rights क्या होते हैं? दो तरह से इंसान का लाइफ को एंड करा जाता है, एक उनको गढ़ाकर, एक उनको जलाकर। तो कुछ रिलीजन होते हैं जिसमें गढ़ाया जाता है, कुछ दफनाया जाता है, कुछ रिलीजन होते हैं जिनमें चिता को आग लगाई जाती है। तो SC gave a split verdict in a case where the Christian petitioner sought to bury his father in his village against the objections of his community. अब उसकी कम्युनिटी बोल रही थी कि आप बरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो यहाँ पे डिस्प्यूट क्या हो जाता है? रिलीजियस कस्टम्स वर्सेस लोकल कम्युनिटी सेंटिमेंट। हो सकता है वो लोकल कम्युनिटी कह रही हो कि वी डोंट वांट हमारे आसपास किसी को दफनाया जाए, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट दैट। उनकी इमोशन से नहीं, उनके हमें सिर्फ जलाया जाता हो, चिता को आग लगाई जाती हो, और जो क्रिश्चियन है उनके यहाँ तो दफनाया जाता है। तो हमें यहाँ क्या रखना है कि राइट टू डिग्निफाइड बरियल इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21। इसमें हम चॉइस नहीं दे सकते कि आप करना चाहोगे, आप नहीं करना चाहोगे। किसी को दफनाना, किसी को अग्नि आग लगवाना या जो करना, ये एक तरीका होता है किसी की लिबर्टी को बचाने का। लाइफ एंड लिबर्टी इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन इवन आफ्टर यू आर नॉट लाइव। आप मर जाते हैं उसके बाद भी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि कोई मर जाता है, कोई शांत हो जाता है, तो भी लोग क्या करते रहते हैं, उनके बारे में गलत सलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो कोर्ट कभी कभी स्टैंड लेता है कि भाई वो इंसान चला गया है, उसने अपनी लाइफ जी ली है, आप इसको इस तरह से ना यूज करें कि उनका जीवन खत्म हो गया और आप उनके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। हमें उन्हें डिग्निफाइड लाइफ देनी चाहिए, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी तो जिंदा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करी गई। अब यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम पे लोगों ने बात करी कि आर्टिकल 25 जो होता है, दैट टॉक्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी एंड ऑर्डर। हो सकता है वो कम्युनिटी के रीजंस कुछ डिफरेंट हो कि हम क्यों बरियल अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट इन सब चीजों को देखता है। तो यहाँ पे अभी कोई वर्डिक्ट आई नहीं है, बट द केस इज स्टिल गोइंग ऑन। यस गौरी, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम जो आपने वो टॉपिक बताया था प्रीवियस वाला, इंटरफेथ मैरिज वाला, अगर उसका प्रूफ हो, कन्वर्जन हो गया है, प्रूफ हो, एविडेंस हो, उसने मतलब सारी जो सेरेमनी है कर ली है, और उस पर्टिकुलर धर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो नहीं मिलेगा ना उसे प्रॉपर्टी हाँ, राइट्स? मतलब प्रूफ अगर होता है तो वो रिलीजन पे डिपेंड करता है, उस रिलीजन में को पार्टनरी राइट्स होती या नहीं होती। ओके। ठीक है,
Now we move on to the next case which is filing a case without standing is equal to rejected by SC. अब SC fined a litigant ₹1 lakh for filing repetitive cases, forum shopping and abusing judicial time. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि कितने लोग शॉपिंग करते हैं. बहुत सारे लोग, कुछ मेरे जैसे भी होंगे, जो शॉपिंग तो करते हैं बट उसके पहले से कार्ट में चीजें ऐड कर करके रखते हैं. Amazon पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह जितना भी कुछ होता है कि कार्ट में ऐड करके रखता हूँ, बाद में शॉपिंग कर लूंगा. What happened here was, ऐसा ही एक लिटिगेंट होता है, वो क्या करता है, वो हर जगह केस फाइल कर देता है, हर जगह केस फाइल कर देता है, या फिर खूब सारी चीजों पे सिमिलर सब्जेक्ट मैटर पे 10 केस फाइल कर देता है. सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है इस विषय पे मैं केस फाइल कर रहा हूँ. तो क्या आप लॉ में ऐसा कर सकते हो कि 100 जगह आप केसेस फाइल कर दो? नहीं, हम उसको लिमिटेड रखते हैं. 100 जगह केस फाइल कर देते हैं. अगर अलाउंस होती तो फिर क्या हो जाता, फिर एक ही जजमेंट, एक ही मैटर पे कितने सारे जजमेंट्स आ रहे होते. क्या एप्लीकेबल होता? कुछ होता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाती. तो यहाँ पे कोर्ट बात करता है लोकस स्टैंडाई, रेस जुडिकाटा, अब्यूज ऑफ प्रोसेस की. होमवर्क नंबर 1 लिख लो. लोकस स्टैंडाई का मीनिंग ढूंढ के लाना है कि क्या होता है. रेस जुडिकाटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, होमवर्क नंबर 1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस स्टैंडाई. And the court talks about right to justice is not equal to right to misuse court. तुमको जस्टिस मिलेगा, तुम आओ हमारे पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारा फायदा उठा लो. वो कौन सा डायलॉग है, कौन से डिटर्जेंट या किसका आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा कुछ है ना. घड़ी का, हाँ. पहले तो कोर्ट के साथ तुम ये नहीं कर सकते हो कि पहले इस्तेमाल कर लो, अगर सारे हर टाइप के इस्तेमाल कर लो, रिटर्न भी अप्लाई कर लो, उसमें 7 days रिटर्न एप्लीकेबल होता है, कैश ऑन डिलीवरी करा लो, ये करा लो, फिर नहीं पसंद आए तो वापस कर दो. उसने भी वही कर दिया मेरे साथ. ओके, नाइस. तो समझ में आ गया ना. अब रेस जुडिकाटा. सो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड. मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम को लेके, बट कभी कभी ये रेस जुडिकाटा तुम्हारे लीगल रीजनिंग के पैसेजेस में आ जाता है. तो करंट अफेयर्स को पढ़ते पढ़ते ना, मैम ये केस अगेन रिपीट करना प्लीज. ओके, रुको, अभी समझो एक बार, फिर मैं रिपीट करती हूँ कि रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड. ये तुम्हारे लीगल रीजनिंग के पैसेजेस में भी आ सकता है कि इसका मीनिंग ये है वो है, तो वहां से तुमको मीनिंग समझ आएगा. अगर एक बार कोई केस डिसाइड हो गया है, जब तक उसमें न्यू चीजें नहीं ऐड होती, कुछ नए सर्कमस्टांसेस नहीं आते, तुम वही केस को वापस से कोर्ट में नहीं ला सकते हो. एक बार डिस्कस हो गया है तो थम जाओ, कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है. डोंट कीप कमिंग टूवर्ड्स द कोर्ट कि भाई ये नहीं, वो नहीं, गलत नहीं, ये नहीं, वो नहीं. तुम इतनी बार्गेनिंग, फोरम शॉपिंग, रिमेंबर द वर्ड फोरम शॉपिंग, वो यहाँ आ जाएगा कि तुम शॉपिंग करने नहीं, अच्छा ये ऊपर ही लिखा है, सॉरी, कि तुम शॉपिंग करने नहीं आए हो यहाँ पे कि ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद. तुमको जो मिल रहा है उसमें खुश रहना पड़ेगा. अगर मैटर एडजुडिकेट हो जाता है, यू कांट रिपीट इट. यस कमल राज, व्हाट डू यू वांट टू से? दीदी आपने बताया फॉरेन शॉपिंग मतलब रिपीटेटिव केस फाइल करना, एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग जगह पे, या फिर वो सेम ही क्रक्स है, मतलब थेफ्ट हुआ है पर मैंने बहुत सारे लोगों पे एक साथ कर दिया अलग अलग जगह पे. तो देखो, अगर इंसान अलग है, अलग अलग बार थेफ्ट हुआ है, तो तुम्हारी केसेस अलग होंगे. पर एक बार खूब सारे लोगों ने मिलके वो ही थेफ्ट करा है, तो वो खूब सारे लोग एक पूरा पार्टी बन जाएंगे, वर्सेस के अलग आ जाएंगे, और तुम एक अलग हो जाओ, पेटिशनर डिफेंडेंट वाला हो जाएगा. समझ आया? हाँ सर. ठीक है, गौरी बताओ क्या बोलना है. यू आर नॉट ऑडिबल. चलो ठीक है, नहीं, ओके, ठीक है. तो आर्टिकल 142 कोर्ट का ना, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है. नाउ इट्स डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट. अभी तुमने न्यूज पढ़ी होगी तो प्रेसिडेंट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 142 आप कैसे कैसे यूज कर रहे हो. वो RN रवि वाले केस में तमिलनाडु में एज अ गवर्नर ही मिस यूज दैट, द कोर्ट सेज. तो प्रेसिडेंट ने मांगा है कि आर्टिकल 142 के अंदर मेरे को बताओ, इसको पढ़ो. प्रेस का मतलब प्रेसिडेंट होता है. ये होमवर्क है, हाँ लिख लो. गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस आई थिंक स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये केस को थोड़ा ब्रीफली अच्छे फैक्ट्स को पढ़ो. ओके,
कि प्रेसिडेंट ने अभी अभी इसको लेटेस्ट करंट अफेयर में बोला है, इसको मई के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप 142 को प्रेसिडेंट यूज करता है टू पुट इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये बोला गया कि फोरम शॉपिंग मत करो, अगर आपको एक बार आपका केस रिजेक्ट हो गया, बार बार मत जाओ कि प्लीज 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 देख लो, एक बार और देख लो, गलत पढ़ लिया होगा, वापस देख लो, प्लीज देख लो, डोंट डू दैट। Okay, we move on to the next case, which mentions that common intention doesn't need planning, it just needs unity. अब 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, ABCDE। इनने बोला कि सुबह उठेंगे और जाके साइकिलिंग करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि सुबह उठेंगे और जाके साइकिलिंग करेंगे। कहाँ तक? शिव जी के मंदिर तक जाके साइकिलिंग करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस? किसी ने टाइम डिसाइड करा क्या कितने बजे उठना है? नहीं करा। किसी ने रास्ता डिसाइड करा कहाँ जाके कहाँ से साइकिल चलानी है? नहीं करा। बस क्या डिसाइड करा कि सुबह उठेंगे और साइकिल से जाएंगे, और जगह डिसाइड करी। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई करा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कॉमन इंटेंशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि क्या बोलते हैं एक एक चीज हमारी अग्रीएबल हो, कि बाइक कौन सी यूज होगी, कार कौन यूज करेगा, साइकिल कितने पहिए की होनी चाहिए, कि अगर 12th क्लास का लड़का है तो 3 पहिए की साइकिल नहीं चला सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉट दैट। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है कि यूनिटी बनी रहे। जैसे तुम लोगों की कॉमन इंटेंशन क्या है कि क्लैट में अच्छा स्कोर करना, तो तुम्हारी यूनिटी क्यों बनी हुई है? नॉट बिकॉज आपकी सब्जेक्ट सेम है, नॉट बिकॉज आपका स्टडी मेथड सेम है, नॉट बिकॉज आपकी टीचर सेम है, मटेरियल सेम है। आपकी यूनिटी वो इंटेंशन से बनी है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं। सो डजेंट मैटर आपके छोटे छोटे माइक्रो प्लान्स क्या होते हैं, मैक्रो प्लान आपका बहुत बड़ा सेम है, यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बट्टे गोड़ा में कि 2 sons attacked a man together, one joined midway, SC held both equally liable। तो इसमें क्या हुआ, एक दो लड़के थे, वो एक आदमी पे चाकू घोंप रहे थे या जो भी, उसको उसकी हत्या कर रहे थे। तो एक ऑलरेडी शुरू से एंड तक उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व था, एक बीच में आया। तो क्या बीच में आया तो उस पर कम लाइबिलिटी होगी? नहीं, क्योंकि कॉमन इंटेंशन कहाँ मैच कर गई? द मोमेंट दे स्टार्टेड डूइंग इट टुगेदर, वहां से कॉमन इंटेंशन इन्वॉल्व हो गई। ये कॉमन इंटेंशन क्या हो गई कि वो जो इंसान है उसको हमको मारना है। तो इसमें ये नहीं देखेंगे कि भाई मतलब देखते तो हैं, बट जस्ट यहाँ बता रहे हैं कि यूनिटी के लिए ये बहुत है कि वो बीच में आ गया, उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो नो नीड फॉर अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। यस अपूर्व, व्हाट यू वांट टू से? आई कांट हियर यू। टू सन्स अटैक की जगह दो अलग अलग लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, बट उन्होंने अलग अलग कुछ टाइम इंटरवल पे उस आदमी को मारा, तो क्या वो कॉमन इंटेंशन में चार्ज किया जा सकता है? वो एक साथ ही पकड़े गए, बट दे डिड इट, मतलब उन्होंने साथ में नहीं किया, बट उनके इंटेंशन अलग थे, तो उनको क्या चार्ज कर सकते हैं? मतलब एक आदमी मर गया बट साथ में नहीं मारा, अलग अलग मारा। हाँ, बट मारा किसने पहले? मतलब दोनों ने मारा और उसके बाद फिर वो दोनों अलग अलग मारते हैं कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद, तो क्या उन्हें कॉमन इंटेंशन के लिए चार्ज किया जा सकता है? उनकी इंटेंशन कॉमन क्या हो गई कि ये आदमी मर जाए? हो सकता है एक ही कॉमन इंटेंशन ये हो कि बस इसे थोड़ा सा घायल कर दूं और वो उतने में छोड़ के जा रहा हो, पता चले दूसरे ने एक्सीड करके उसकी इंटेंशन यही थी कि मारना है, बस हत्या करनी है उसकी। तो कोर्ट कॉमन इंटेंशन देखेगा कि उन्होंने सोचा क्या था, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ था कि नहीं हुआ था, या डेवलप ऑन द स्पॉट हुआ था। ऑन द स्पॉट भी डेवलप होता है तो इंटेंशन देखते हैं कि भाई घायल करना है, मारना है, लूला लंगड़ा छोड़ देना है, अब जबान हटा देनी है, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं, ये करना है, ये सब पे अंडरस्टैंडिंग करती है। और अगर इंटेंट अलाइन हो जाता है उनका क्राइम के आसपास तो फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक, गौरी थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? यस मैम। मैम कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर, जब कॉमन इंटेंशन ये है? कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब कॉमन हमने इंटेंशन जो पढ़ा था मतलब लीगल लेक्चर में, उसमें ये था कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए पहले, कि हमने पहले कुछ सोचा, हमने सबने मिलकर डिस्कस किया और फिर हमने सबने प्री प्लान किया कि हमने इसको ये करना है, उसको ये करना है, सब कुछ ये किया। हमने कॉन्सेप्ट में तो ये पढ़ा है, कॉमन ऑब्जेक्ट में पढ़ा है कि हमारा सेम आउटकम था कॉमन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आई वुड लव टू डिटेल अपॉन दिस बट दिस इज अ होमवर्क फॉर एवरीबडी, क्योंकि मेरे को ये इंटरप्रिटेटिव बहुत लगता है, अंडरस्टैंडिंग कॉमन ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट।
तो इट वुड बी नाइस कल तुम अपने इंटरप्रिटेशंस लेके आओ, फिर मैं उसको क्यूमुलेटिवली समझ के तुमको एक क्लियर डेफिनेशन दूं, देन इट वुड बी बेटर। अभी मैं समझाऊंगी तो मेरे समझाने के बाद तुम 100 इंटरप्रिटेशन ले जाओगे एंड इट वुड इंक्रीज योर एंड माई टाइम एज वेल, राइट। सो कल आप इंटरप्रिटेशंस लाओ, 10 मिनट जो होते हैं क्लास के उसमें हम इंटरप्रिटेशन सुनेंगे, फिर मैं 1 वर्ड आंसर दूंगी, उससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डज दैट वर्क? ओके मैम। ऑलराइट, सो कॉमन ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट, इसके पहले प्रेसिडेंट वाला दिया था, उसके पहले लोकस स्टैंडर्ड, 3 हो गए अभी तक। नाउ वी मूव ऑन टू पार्टनर्स इन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू ईच अदर। somebody who would love to read what it is written? कोई जिसको रीडिंग पसंद हो? किसी को नहीं पसंद? पूरा चिराग पढ़ना तुम है, ही रीड करो, चलो। पूरा पढ़ना है। हाँ पूरा पढ़ना है, पढ़ो।